मजेदार बात यह है, अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी का जो शासन अब लगभग 30 साल हो गए चलते हुए दुनिया पर, और उन्होंने दुनिया की समस्त चीजों को अपने मुताबिक ढाल लिया है। और उनकी ये जो अभूतपूर्व सफलता है अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी की, यही उनके लिए सबसे बड़ा संकट का कारण हो गया। अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी की अभूतपूर्व सफलता, उसने राष्ट्रीय पूंजीवाद को बिल्कुल दबा दिया है। उसने सभी जगहों की बाजारों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है। उसने वित्तीय जितने वित्त के इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। उसने दुनिया भर के लेबर लॉस को बदलवा दिया है। उसने फ्रांस शायद एकमात्र देश है जहां पर लेबर लॉस नहीं बदले, लेकिन बाकी दुनिया भर के देशों ने अपने लेबर लॉस को या तो बदल दिए हैं और या उनको निष्प्रभावी कर दिया। तो नतीजा ये हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी की अभूतपूर्व सफलता ने ही उसके लिए संकट खड़ा कर दिया। संकट क्या किया? ऑक्सफैम के कुछ आंकड़े आए थे। ऑक्सफैम के जो आंकड़े हैं वो हमको बताते हैं कि इस दुनिया में 1% लोग हैं जिनके पास इस दुनिया की 70% वैश्विक दौलत है। 1% लोगों के पास 70% वैश्विक दौलत है। आगे बताते हैं कि 10 सर्वाधिक जो धनी व्यक्ति हैं दुनिया के, उनकी 310 करोड़ लोगों से ज्यादा आमदनी है। इसी प्रकार के तमाम और भी चीजें हैं। कहने का केवल एक तात्पर्य है कि लगातार गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। गैर बराबरी बढ़ने का मतलब है कि नीचे वालों के पास क्रय शक्ति उनकी खत्म हो गई। ये बिल्कुल वही घिसी पिटी बात है जो कार्ल मार्क्स ने 150-200 साल पहले कही थी। मैं उसी बात को दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। चूंकि ये संकट आ गया है तो सवाल ये है कि पूंजी लगातार अपना मुनाफा कमाती जा रही है, उसका मुनाफा बढ़ता जा रहा है। ये जो कोविड के दौरान उसके मुनाफे में आशातीत वृद्धि हुई, उसका जो जबरदस्त जो उसको फायदा हुआ है वो इससे हुआ है कि उसने वर्कर उसका जो लगातार पूंजी का संचय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके लिए जो डिजिटल इकोनॉमी है उसने उसका बड़ा साथ दिया है। उसने जो श्रमिकों के ऊपर कंट्रोल रखा है, किस तरीके से वो काम करेंगे, उनको जो लगातार ठेकेदारी पर कर दिया है। आजकल एक नया शब्द चला है गिग इकोनॉमी, उसमें कर दिया है। इससे उनको बहुत अधिक मुनाफा हो रहा है। तो ये जो इतना मुनाफा पूंजी का संचय एक जगह हो रहा है और दूसरी जगह लगातार निर्धनता बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है जो हमारे सामने आया। इस कॉन्ट्राडिक्शन को अलग अलग तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने गरीब आदमियों के लिए कुछ कुछ राहत का काम किया है। फ्रांस वालों ने भी कुछ कुछ किया, यूरोप वालों ने भी। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने कुछ नहीं किया है। तो यहां पर जो स्थिति आ रही है कि हर जगह जनता इस पूंजीपति वर्गों के खिलाफ जा रही है। जनता इन पूंजीपति वर्गों के खिलाफ जा रही है। वो क्यों नहीं इनको पार पा रही? क्योंकि पिछले 30 साल के अंदर जो विद्रोह के दर्शन था, समाजवाद का, क्रांति का, मार्क्सवाद का, उस दर्शन को काफी इन्होंने पीछे ढकेल दिया है। और अधिकांश जो पार्टियां हैं वो इस प्रकार की क्रांतिकारी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाती। तो इसलिए जनता लगातार खिलाफ जा रही है, लगातार विरोध में जा रही है। और उस विरोध को कैसे रोका जाए, ये पूंजीवाद के सामने एक बड़ा संकट है। अब इस संकट को दूर करने के लिए 2 प्रकार के उपाय हैं। पहला, वो इसी के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी करते रहते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, 1 साल पहले हर जगह पर, 2 साल पहले हर जगह पर कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट थे वो घटाए जा रहे थे। कुछ देशों ने लगभग 0 कर दिए थे ताकि और अधिक पैसा आए, ताकि और अधिक निवेश हो, लोगों को रोजगार मिले। आज क्या हो रहा है? आज इसके ठीक उल्टा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, मूल्य वृद्धि बहुत हो गई। क्योंकि मूल्य वृद्धि हो गई इसलिए बाजार के अंदर तरलता नहीं होनी चाहिए। अधिक पैसा होगा तो मूल्य वृद्धि और हो जाएगी, इसलिए उस पैसे को खींचने की कोशिश है। कैसे खींच रहे हैं? उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उनको बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो ग्रोथ के ऊपर उसका प्रभाव होगा। ग्रोथ के ऊपर प्रभाव होने से क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी और अधिक होगी, जैसा हो रही है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि ये जो व्यवस्था है इसका ये सिस्टमिक संकट है।
व्यवस्था जनक संकट है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी कदम को वो उठाते हैं इसके अंदर सुधार लाने के लिए, वो उसके उल्टा पड़ जाता है, वो उसका संकट और अधिक गहरा हो जाता है। तो साथी, ये दो बातें, इनके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि ये वापस कल्याणकारी पूंजीवाद पर चले जाएं, जिसको कई देश थोड़ा बहुत जा रहे हैं, बाकी देश नहीं जा रहे। आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा ये तरीका है कि फांसीवादी शासन लागू करें। ये फांसीवादी शासन के बहुत सारे तौर तरीके, और जो बाकी देश हैं उनके अंदर भी कमोबेश इस प्रकार की चीज कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जा रही है। तो साथी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है वर्तमान पूंजीवाद के सामने। वो कैसे इसका मुकाबला करती है, एक, और जनता कैसे उसका मुकाबला करती है, दो। क्योंकि जनता के पास, कम से कम भारतवर्ष में हो या दूसरे देशों में भी, अब ऐसी पार्टियां नहीं रह गई हैं जो जनता को नेतृत्व करके आगे ले जा सके। तो स्वतः स्फूर्त जो आंदोलन हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नेतृत्व मिल रहा है, ज्यादातर जगहों पे नेतृत्व नहीं मिल रहा है। तो एक बड़ा एक संकट का समय, खाली स्थान बन गया ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये वर्तमान संकट जो पूंजीवाद का, वो चलने वाला है, लगातार चलने वाला है। इसके अंदर क्या नतीजा निकलेगा ये हम सबको देखना है। जी 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 जी, मैं सोडी साहब आपके पास में आता हूं। और विजय जी ने कहा कि लोग बहुत नाराज हैं इस इकोनॉमिक सिस्टम से, जिसे हम लोग ग्लोबल कैपिटलिज्म कह रहे हैं या नियो कैपिटलिज्म कह रहे हैं, या जो भी आप कहते हो इसे। लेकिन नाराजगी होने के बाद में अगर राइटिस्ट फोर्सेस लगातार जो बढ़ रही हैं, देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं। अगर मैं कहूं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा जो वेलफेयर स्टेट का जो प्रयोग हुआ वो नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर हुआ, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, वहां पर हुआ। और वहां पर भी अभी जो राइट के हैं, ईडी क्रिस्टन है ना, वो अभी उन्होंने 4 पार्टियों के साथ, राइट की पार्टियों के साथ में जो है अभी सरकार बनाने का काम किया है। तो फिर ये दोनों चीजें कैसे, मतलब जो बात विजय जी ने आप कही नंबर 1 की, क्या आपकी उससे सहमति है कि लोगों के अंदर क्या बहुत आक्रोश है? और दूसरा ये है कि उस जो चुनौती का जो जनता की तरफ से आ रही है, क्योंकि वहां बेरोजगारी बढ़ रही है या महंगाई बढ़ रही है या गैर बराबरी बढ़ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो पूंजीवादी शक्तियां हैं वो क्या उसका मुकाबला करने में आपको सक्षम दिखलाई पड़ रही हैं, या वो क्राइसिस के अंदर जा रही हैं? जी सोडी सर।